हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? ठीक हैं? चलिए, तो देखिए आज का जो वीडियो है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए वाले छात्रों के लिए और ग्रुप डी का जिनका एग्जाम अभी चल रहे हैं। ठीक, तो आप लोग इस 100 क्वेश्चंस के वीडियो को बिल्कुल भी एस्केप करके मत देखिएगा, बहुत ध्यान से देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए कि मैंने आपके लिए दूध में से मलाई नहीं बल्कि घी निकाल के तैयार किया है। ठीक, तो भाई सबसे पहले हम ज्योग्राफी के पोर्शन को टच कर लेते हैं कि ज्योग्राफी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टोंस नदी है। गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? फूलर झील से होता है। बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम लक्ष्मण तीर्थ से होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। उसके बाद अलमाटी परियोजना किस नदी पर है? तो अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर है। बहुत बार पूछा गया है, एनडीए के एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आया है। काकरापार परियोजना किस नदी पर है? तो काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर है। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? आप में से किसी ने बाल पहाड़ी बांध का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। यह बराकर नदी पर है। किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। अय्यर बांध किस नदी पर है? तो अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर है। ठीक, सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सतलज नदी का उद्गम राकस ताल या राकस झील से होता है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है? तो झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झील से। इधर आ जाते हैं, सलाल परियोजना किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में प्रवेश करती है तब इसका क्या नाम होता है? तब ये दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद ये हो गई बात नदियों की। अब हम आ जाते हैं, ओजोन गैस की परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन गैस की परत समताप मंडल में पाई जाती है। क्षुद्र ग्रहों की पेटी किन ग्रहों के बीच में होती है? तो क्षुद्र ग्रहों यानी छोटे छोटे जो बहुत सारे ग्रह हैं वो किन दो ग्रहों के बीच में तैर रहे हैं? वो मंगल और बृहस्पति के बीच में तैर रहे हैं। किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म होते हैं? तो किस प्रकार की चट्टानें हो गई भाई? अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता है? देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप की तीव्रता का पैमाना क्या है? तो भूकंप की तीव्रता का पैमाना रिएक्टर पैमाना है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र और तीव्रता नापने के पैमाने के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपका वो बुखार चेक करता है। तो बुखार कैसे चेक करता है? थर्मामीटर से चेक करता है। तो और बताता काय में है कि आपको भाई 102 बुखार है। तो 102 बुखार आपको काय में बता रहा है? वो डिग्री फ़ारेनहाइट में बता रहा है। तो उसी तरीके से रिएक्टर पैमाना ये बताता है कि भूकंप कितनी तीव्रता से आया, और ये नापने का काम किसने करा? सिस्मोग्राफ ने करा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हो तो फिर एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? K2 है। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? K2 है। ठीक, और भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो कंचनजंगा है। भाई बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को पूछ क्या रहा है। भारत का सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है तो K2 लगाइएगा, और भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर पूछ रहा है तो कंचनजंगा को क्लिक करिएगा। ठीक, क्यों करिएगा? क्योंकि
ये वाला जो पोर्शन है यानी K2 वाला जो हिस्सा है ये POK में आ जाता है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ जाता है, यानी पाकिस्तान ने जो भारत का हिस्सा अपने पास दबा के रखा है। भारत का पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित बलागू है जो कि भारत का पूर्वी बिंदु है। भारत की सबसे छोटी सीमा वाला देश, देखिए बड़ी सीमा है बांग्लादेश की, मगर बांग्लादेश नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा भारत किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, तो भाई अफगानिस्तान के साथ बनाता है। ये क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि अभी अफगानिस्तान काफी अधिक विवादों में भी रहा था। ठीक, तो ये लगभग 25 क्वेश्चनों का एक सेट है, इसका आप लोग फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के इसी तरह से बता देता हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया है ना उसका स्क्रीनशॉट? ठीक, चलिए अभी शुरू करते हैं। तो ये थोड़े से प्रश्न इतिहास के हैं। तो यहां से देखिए क्वेश्चन क्या आता है। बंग भाषण प्रकाशन सभा, इसकी स्थापना किस सन में की गई थी? तो 1830 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में स्थापना हो रही है द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 में हो रही है जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। अब ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी है, इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कर दी गई। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए नीचे। तो ये देखिए इंडियन लीग है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना कब हो रही है? 1875 में हो रही है। ठीक, और अमृत बाजार पत्रिका के शिशिर कुमार घोष जो थे वो मुख्य संपादक भी थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो बंबई एसोसिएशन 1852 में इसकी स्थापना हो रही है। दादा भाई नौरोजी इसकी स्थापना कर रहे हैं। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में स्थापित हो रही है MG रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। उसके बाद अभिनव भारत 1904 में स्थापित हो रहा है BD सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हो रही है वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। और यही अनुशीलन समिति का जो ढाका में कार्यालय है वो क्या कहलाया? ढाका अनुशीलन समिति कहलाया। और ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा और पुतिन दास के द्वारा की गई। तो अनुशीलन समिति के ढाका स्थित कार्यालय की स्थापना या ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? पी मित्रा और पुतिन दास के द्वारा की जा रही है। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि पूछ क्या रहा है। आपसे अनुशीलन समिति पूछ रहा है या ढाका अनुशीलन समिति पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ के लीजिएगा, देख लीजिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब आप लोग जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अभी थोड़ा सा बचा है उसको भी कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया था आप लोगों ने? वेरी गुड। चलिए, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में इसकी स्थापना हो रही है। कहाँ हो रही है? लंदन में हो रही है। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा हो रही है। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन 1907 में कैलिफोर्निया में द्वारका दास नाथ के द्वारा किया गया और इन्हीं द्वारका दास नाथ जी के द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया जिसका नाम था स्वतंत्र हिंदुस्तान। तो स्वतंत्र हिंदुस्तान समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? कैलिफोर्निया से प्रकाशित हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो द्वारकादास नाथ जी के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो रही है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद रोलेट एक्ट, जिसको काला कानून भी कहा गया है, इसकी ये कब आया या रोलेट एक्ट कब लाया गया? तो 1919 में इसको लाया गया। चौरी चौरा कांड ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें गोरखपुर के एक थाने में क्रांतिकारियों के द्वारा आग लगा दी गई थी। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें कुल 29 क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिसमें 17 को आजीवन कारावास और बहुत सारे क्रांतिकारियों को छोटी उम्र कैद, मगर 4 क्रांतिकारी ऐसे हुए जिन्हें फांसी की सजा दी गई। तो वो फांसी की सजा जिनको हुई वो उन क्रांतिकारियों के नाम हैं राम प्रसाद बिस्मिल, इनको गोरखपुर में फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खां, इनको फैजाबाद में फांसी दी गई। रोशन लाल, इनको नैनी में फांसी दी गई। और राजेंद्र लहरी, इनको गोंडा में फांसी दी गई। अब देखिए ये लोग सब लोग काय में पकड़े गए थे, ये सब लोग काकोरी कांड में पकड़े गए थे। तो पहली डेट काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई? तो इन सबों के नाम आपके सामने हैं। अब देखिए अंग्रेज इन क्रांतिकारियों से कितना डरते थे कि इन 4 क्रांतिकारियों को एक साथ भी नहीं रख सके, इतना खौफ था। ठीक है। उसके बाद असेंबली बम कांड, शहीद आजम भगत सिंह। ठीक, तो कब हुआ? असेंबली में बम कब फोड़ा गया? 8 अप्रैल 1929 को फोड़ा गया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। देखिए ये बम विस्फोट किया जरूर था इन क्रांतिकारियों ने, मगर इसमें कोई भी व्यक्ति हताहत या किसी भी तरीके से चोटिल नहीं हुआ था। ये धमाके सिर्फ इस ब्रिटिश बहरी सरकार को सुनाने के लिए किए गए थे। ठीक है। तो असेंबली बम कांड कब हो रहा है? 18 अप्रैल 1929 को हो रहा है। और इसमें कौन कौन पकड़ा गया? इसमें भगत सिंह पकड़े गए और बटुकेश्वर दत्त जी को पकड़ा गया। ठीक, तो इसका फटाक से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया था आप लोगों ने। अब बात करते हैं हम दांडी मार्च की। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर इस दांडी मार्च को समाप्त कर दिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ। स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन में है। उद्घाटन जॉर्ज पंचम के द्वारा किया गया और इसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931, सेम प्लेस, सेम उद्घाटन वाला व्यक्ति, सेम अध्यक्षता, कोई बदलाव नहीं। ठीक। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 में हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को किया गया। ये सारे ही डेटे, सारे ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि ये डेटे आपको रट के जानी है, बुरी तरह से रट कर जानी है। ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद की वीडियो में नेक्स्ट चीजें मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह। क्या कहना उचित रहेगा, 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इसको 1857 की क्रांति कहूंगा, विद्रोह नहीं कहूंगा। ठीक। तो 1857 की क्रांति को या 1857 में जो कुछ भी घटा या जो कुछ भी घटनाएं हुई उन सब को विद्रोह या सैनिक विद्रोह या अलग अलग नाम दिए गए, मगर किसी ने भी इसको क्रांति नहीं कहा। जिसने भी कहा विद्रोह ही कहा। मगर बीडी सावरकर ने द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक लिखी और उसमें सबसे पहले कहा कि यह दरअसल में 1857 का विद्रोह था। क्या था? 1857 का विद्रोह था। तो 1857 की क्रांति थी। 1857 की क्रांति थी, कोई विद्रोह नहीं था। तो 1857 की क्रांति से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिए हैं। आप लोग समझने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 1857 की क्रांति पर एक डिटेल वीडियो भी मैं बनाने वाला हूं, वो आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगी चैनल पे। ठीक।
मगर अभी चूंकि एनडीए का आपका एग्जाम है और ग्रुप डी के भी एग्जाम चल रहे हैं, तो उसको फोकस करते हुए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पार्मईस्टन था। किसकी सरकार थी? लिबरल पार्टी की सरकार थी। भारत में गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे। ठीक। क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ? तो क्रांति का जो प्रारंभ हुआ वो 29 मार्च 1857 को। कहां से? क्रांति का प्रारंभ 29 मार्च 1857 कहां पर हो रहा है? 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर मेरठ में हो रहा है। यानी 1857 की जो क्रांति शुरू हो रही है वो कहां से हो रही है? मेरठ से शुरू हो रही है। और इस क्रांति का जो नायक था ना, वो था मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, माथे पर तिलक ना लगाना, ये सारे फसाद की जड़ थी, या ये कहें कि ये बहुत आवश्यक थी। यहाँ एक विद्रोह की भारत को या एक क्रांति की भारत को बहुत आवश्यकता थी। तो मंगल पांडे के द्वारा क्या कर दिया गया भाई? लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ नई राइफल्स लाई गई थी, इनफील्ड राइफल्स जिनका नाम था, और उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि उसमें जैसे चर्बी वाले कारतूस थे, या कारतूस का जो मुंह था वो दांत से खोलना पड़ता था, और धार्मिक चिन्ह लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी आप माथे तिलक वगैरह नहीं लगा सकते। ठीक। तो लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मगर एक बार जब क्रांति की शुरुआत हो गई तो इसको रोकना अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने जैसा हो गया भाई। अब ये विद्रोह का प्रसार भारत में, यानी हमारे उत्तर भारत वाले क्षेत्र में, दक्षिण भारत में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, मगर उत्तर भारत वाले क्षेत्र में बहुत अधिक इसका प्रभाव हो रहा है। तो दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली में इस विद्रोह को या इस क्रांति को बहादुर शाह जफर के द्वारा कराया जा रहा था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद में लियाकत अली थे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। बरेली में खान बहादुर खान थे। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर में अजीमुल्ला थे। ये सारे ही नाम किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहां से हर लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है। कैसे? कानपुर में 1857 की क्रांति में कानपुर में क्रांतिकारियों का कौन मार्गदर्शन कर रहा था, या कौन उसका नेता था? तो कौन था? नाना साहब। लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल। झांसी में कौन था? रानी लक्ष्मीबाई थी। इलाहाबाद में कौन था भाई? लियाकत अली थे। और कभी कभी यहां से प्रश्न आपसे सुमेलित करा लेता है। एक तरफ आपको नाम दे देगा, दूसरी तरफ यहां पर नाम दे देगा और कहेगा इनको सुमेलित करा लो, कौन कहां पर इस क्रांति या इस विद्रोह को नियंत्रित कर रहा था। ठीक। विद्रोह क्यों हुआ, क्या क्या इसके राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, बहुत सारे कारण थे। ठीक। सामाजिक कारण भी थे। तो बहुत सारे कारण थे, मगर उसके लिए हमें एक लंबी यानी एक डिटेल चर्चा करनी होगी। मगर चूंकि अभी आपका एग्जाम निकट है, एक दिन बचा है एग्जाम के लिए, तो आप लोग ये वाले पोर्शन को तैयार कर लीजिए। ठीक। और इस वाले क्वेश्चन पे अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस वाले पोर्शन से एक क्वेश्चन आपको मिल जाना चाहिए। ठीक। मेरी यही शुभकामनाएं हैं, और एनडीए का जिनका 4 तारीख को एग्जाम है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान उनको जल्दी से जल्दी नौकरी लगाए और वो देश की सेवा कर सके। ठीक। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलिए, जिससे थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।